हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग है ना क्लास 9 से 12 तक, क्लास 9, 10, 11, 12 तक हम लोग जो भी ग्रामर के पोर्शन है उसके बारे में हम लोग एक लंबी सीरीज लेके चलेंगे। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब हम लोगों ने सिलेबस को समझा, सिलेबस को कैसे पढ़ना है और उसके अलावा आपको कैसे पढ़ना है घर पे, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। उसमें से हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम क्या है, टेंस। हम लोग ग्रामर को शुरुआत में टेंस से समझेंगे, क्योंकि टेंस से ही आप आगे दूसरे कोई भी टॉपिक होगा उसमें सेंटेंस बना पाएंगे, सेंटेंस कैसे बनता है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टेंस के बारे में। अगर टेंस की बात करें तो टेंस मुख्य रूप से कितने पार्ट के होते हैं? टेंस होते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप्स के। मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तो हो गए मुख्य रूप से 3 टाइप्स हो गए। इसे हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। और पास्ट टेंस की बात करें तो सॉरी ठीक है, भूतकाल। और ये भविष्य काल। तो टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल का मतलब क्या हो गया? जो घटनाएं अभी घट रही है, मतलब जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, ठीक है। अभी जो आप खबरों में सुनते हैं या आपके साथ आपकी दिनचर्या डेली की है, तो ये क्या है? वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करें भूतकाल की तो भूतकाल का मतलब क्या हो गया? जो बीत गया है, जो समय क्या हुआ? बीत गया है, जो चला गया है। आप लोगों ने कुछ साल पहले वो किया होगा, कुछ भी किया होगा, आप आप 5वीं क्लास में थे तो मतलब थे, अब क्या हो गया? अब आपका ना वर्तमान रहा है, अब वो क्या है? भूतकाल है, मतलब बीता हुआ कल। और अगर बात करें भविष्य की तो भविष्य की तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? आने वाला कल। अगर भविष्य के बारे में हम लोग कोई भी बात सोचते हैं, सपने देखते हैं कि हम लोग मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तब किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस की। तो उसमें अलग सेंटेंस बनेंगे, पास्ट टेंस में अलग बनेंगे और प्रेजेंट टेंस में अलग करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? मतलब इसमें चेंजेस आएगा। इसमें भविष्य की बात हो रही है, इसमें जो बीत गया उसके बारे में भी कैसे सेंटेंस बनते हैं, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये तो 3 हो गए मुख्य पार्ट, ठीक है। ये तो मुख्य पार्ट हो गए। अब इन तीनों के क्या है? सब पार्ट्स है, मतलब इन तीनों को 4-4 भागों में और बांटा गया। तो हम लोग 4-4 भागों के नाम सबके देखेंगे पहले, फिर एक एक करके सबको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया। इसके 4 भाग कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या क्लियर हो गया? आपको आराम से दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया, और तीसरे नंबर पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको रैमिंग भी सिखाई है, ठीक है। तो क्लियर हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या हो गया? प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को सबसे पहले पढ़ेंगे। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके कैसे सेंटेंस है, इसकी क्या वर्ब है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, इसमें हम लोग हिंदी के वाक्य भी साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट के वाक्य के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो सब टाइप्स है सबको देख लेते हैं, आपको साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिए। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल बोल सकते हैं। ये भी इसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बोल सकता हूं मैं इसे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर हो गया? पास्ट टेंस में कौन कौन से आ गए, पास्ट टेंस के बारे में जब जैसे हम लोग ये पूरा करके इसके बाद में आएंगे, भूतकाल की बात करेंगे तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। ठीक है, ये बात हो गई किसके, पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने सारा डिटेल ले लिया कि भाई हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है। क्योंकि दोस्त आपको पता रहेगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आगे वाले सारे कौन सा टेंस लेने वाले हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हम लोग कैसे देखेंगे, तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले बात करें कि इसके कौन से टाइप है, तो क्या बात करेंगे, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। उस दूसरे नंबर पर क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने जो मुख्य टेंस तीन थे उन सबको सब डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। हम लोगों ने भाई टेंस में पढ़ने क्या वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसी पर ही डिपेंड होके सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम लोग एक एक करके ये जो भी 12 टाइप्स है, सब टाइप्स है, चार ये, तो टोटल हम लोग हर वीडियो में एक दो के आसपास वीडियो लेंगे और कम से कम 6-7-8 दिन में पूरा टेंस कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये तो बात होगी टेंस की, ये तो आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? अब हम लोग सबसे पहले पार्ट में इंडेफिनिट के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों अगर किसी भी टेंस के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसकी अपन लोगों को पहचान पता होनी चाहिए। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने 4 पार्ट बताए थे। 4 पार्ट में से सबसे पहले पार्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले अगर कोई भी टेंस होगी उसकी पहचान पता होगी तो अपन लोग समझ जाएंगे वो किस प्रकार का टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? पहचान। ठीक है, अब इस टेंस की क्या पहचान होगी? तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ता है, ती है या ते है, अगर ऐसे कुछ शब्द मिल जाएं तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। पहचान सबसे पहला पता होना चाहिए। अगर हिंदी वाक्यों में आपको मैं सेंटेंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पहचान समझ में आ रही होगी, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये तो बात हो गई पहचान की कि भाई इस प्रकार के शब्द में अगर पीछे हिंदी वाक्य के अंत में भी दिखेंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं भाई, अपन लोग वचन की बात कर लेते हैं। तो वचन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक वचन। इसका क्या रोल है अभी मैं इसलिए बता रहा हूं। एक वचन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मैं देख, इंग्लिश वाला पहले यूज करना जरूरी है। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, और प्लूरल मतलब बहुवचन। क्लियर हो गया? अब इसका क्या रोल क्या है मैं अभी ये बताऊंगा आपको। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन का यूज कहाँ कैसे होता है उसका यूज होगा, इसलिए मैं आपको ये वैसी जानकारी दे रहा हूँ। सिंगुलर का एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो अब दोस्तों इसका यूज क्या है? अगर आपको किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर एक वचन होगा, ठीक है, किसी सेंटेंस में एक वचन होगा सब्जेक्ट, तो इसका मतलब उसके पीछे क्या लगेंगे? या अपन एस लगाएंगे या ईएस। ऐसे ईएस की स्थिति क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट जैसे राम, राम क्या एक है तो एक वचन की बात हो गई, तब उसके पीछे एस या ईएस लगेंगे। ठीक है, राम और श्याम मतलब बहुवचन की बात हो गई तो अब उसके पीछे अपन लोग क्या लगेंगे? ये तो एक वचन की हो गई, उसके पीछे क्या होगा? एस या ईएस नहीं लगाएंगे। जो बहुवचन होगा उसके पीछे अगर सब्जेक्ट अगर बहुवचन आ रहा है सब्जेक्ट के अंदर तो अपन लोग समझ लेंगे वहां एस या ईएस नहीं लगेंगे। तो फिर क्या लगाएंगे उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एस या ईएस तो लगाना नहीं है। क्लियर हो गया? ये तो बात होगी सिंगुलर और प्लूरल की। एस या ईएस यहां लग जाएगा तो यहां तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब बहुवचन वाले में। क्लियर हो गया? ये तो हो गई एक वचन और बहुवचन की बात। अब हम लोग देख लेते हैं भाई एस और ईएस का प्रयोग तो हो रहा है, किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, किसमें एस लगाना है किसमें ईएस लगाना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें, अब देख लेते हैं अपन लोग एस या ईएस का प्रयोग किसके पीछे करना चाहिए किसके पीछे नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ईएस का प्रयोग, इसका प्रयोग किसके पीछे करेंगे? जिस भी वर्ब के पीछे, मतलब जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया के पीछे एस एस या ओ या एस एच या एक्स, ठीक है, अगर किसी क्रिया के पीछे ये शब्द मिल जाए आपके पास किसी भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पीछे ई एस लगेगा। ठीक है, अब गो बोलते हैं तो गो बोलते हैं तो जी ओ लिखते हैं, गो यानी जाना, तो जी ओ लिखेंगे तो अपन लोग समझ जाएंगे ई एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ई एस का प्रयोग किसी वर्ब के पीछे किसी क्रिया के पीछे एस एस या ओ एस एस एच या एक्स। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसमें मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। इसके अलावा एस भी है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एस भी है, एस और सी एच।
ये चीज आपको रटी हुई दिमाग में होनी चाहिए। अब इसको समझने से ज्यादा ये शब्द आपको पकड़ में आने चाहिए कि भाई एस का प्रयोग ऐसे होना है, तो कैसे होना है कि भाई ये चीजें हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस के वर्ब के अंदर ये चीजें मिल जाए तो समझ लेना एस लगेगा और ईएस लगेगा। अगर एस की बात करेंगे तो इन सब के अलावा जो भी होगा अन्य, उसके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा। क्लियर हो गया। ईएस का प्रयोग जहां एस एस ओ वर्ब क्रिया के पीछे, आप ऐसे लिखिए किसी क्रिया के पीछे अगर एस एस ओ एस एच एक्स एस या सी एच आ जाए तो उस जगह हम लोग सी एच का ईएस का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा जो अन्य क्रियाएं हैं जो भी है उसके पीछे हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। आप साथ साथ लिखते रहिए। क्लियर हो गया एस और इसकी बात। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके भी तो देख लेते हैं, तो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे देखिए ये आपको रहने दो, अभी मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूं, तो इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, मैं हिंदी में लेता हूं फिर उसका इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। राम घर जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सिंपल सा वाक्य हो गया। इसमें हम लोग ये चीजें अप्लाई करके देखेंगे। अभी हम लोग कोई सेंटेंस, हम लोग सेंटेंस के बारे में, ये क्या एक प्रकार का पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब जैसे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव। वो सेंटेंस के बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग एक बार एस या ईएस का प्रयोग कैसे हो रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। ये एक प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जाना मतलब क्या हो गया, फॉर्म हो गई। तो अब देखिए इसमें देखिए राम, आगे क्या आएगा, घर जाना मतलब किसे कहते हैं, गो। जाना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है जहां एस या ईएस का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो जाना मतलब क्या हो गया, गो। आपको पता है गो की 3 फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म हो गई। मैंने आपको बताए हैं एस या ईएस का प्रयोग जब करेंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए एस या ईएस की जगह तो अपन लोग एस या ईएस का काम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। और जब बहुवचन वाले वाक्य में अगर बात करेंगे तो बहुवचन वाले वाक्यों में हम लोग क्या काम लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम लेंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। हम लोगों ने एक वचन की तो बात कर ली, लेकिन इसमें क्या हो गया कि भाई एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वहां पर क्या होगा, एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे फॉर्म के साथ। लेकिन जब अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में हम लोगों ने क्या कहा, अन्य। अन्य का मतलब क्या हो गया, जहां पर ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जहां पर एस या ईएस का प्रयोग ना करके क्या ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक वचन है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा जो एक वचन होगा तो उसके पीछे एस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर बहुवचन का होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज लेनी है। तो इसको सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। राम फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये हो गया गो ही नहीं जाना, एस या ईएस में से कौन सा लगाएंगे, ये देखिए इस पर ध्यान दीजिए। जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ, तो इसका मतलब क्या लगेगा, इसके पीछे ईएस लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताए हैं ईएस जगह कहां लगेगा, एसएस की जगह, ओ की जगह, एसएच की जगह, एक्स, या ये अगर क्रिया के अंदर मिल जाए तो ईएस का प्रयोग होगा। अन्य जगह पर ये राम और एक वचन की बात क्यों करेंगे, एक वचन में हम लोगों को पता है एस या ईएस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो अपन बहुवचन की बात नहीं करेंगे। अगर बहुवचन की बात होगी तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर गोज कर दूं, ठीक है, कहां जा रहा है, ओम, या आप इसे हाउस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सेंटेंस आपको अभी ऐसी एक वचन बहुवचन वाली चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि ये क्लियर होगा तो आपको आगे के सेंटेंस के बारे में जब मैं पढ़ूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
क्लियर हो गया ये तो बात हो गई हम लोगों ने कहा एक वचन की। अगर बहुवचन का सेंटेंस लूं तो मैं एक, राम और मोहन, राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। अब आपको टेंस की पहचान में तो भाई ता है, ती है, ते है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, एक वचन की बात हम लोगों ने की जिसके पीछे एस या ईएस का प्रयोग हो गया। एस या ईएस की स्थिति क्या है वो मैंने आपको बताई। बहुवचन में बहुवचन वाले वाक्य, ये है बहुवचन वाक्य, तो बहुवचन वाले वाक्यों में मैंने आपको क्या बताया कि भाई बहुवचन वाले वाक्यों में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हो गया, ये साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। तो राम और मोहन विद्यालय जाते हैं, तो राम और मोहन विद्यालय जाते का क्या मतलब हो गया, देखिए राम एंड मोहन, मोहन कहां जा रहे हैं, मैं क्या लगाऊं, बहुवचन है तो बहुवचन का क्या बताया मैंने, ऐसे इसका प्रयोग तो मैं कर नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया बहुवचन होगा वहां पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ओनली क्या लगेगा, गो टू स्कूल। क्लियर हो गया, ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। राम एंड मोहन गो टू स्कूल, ये हो गया एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना रहे हैं या पॉजिटिव सेंटेंस में इस टाइप की चीजें आएगी। क्लियर हो गया, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है कि भाई एस या ईएस का प्रयोग, या तो ये आपको साथ साथ नोट आउट कर लेना है कि भाई इसके नीचे वाली स्थिति में ये दो सेंटेंस, ये सारी चीजें होने के बाद कर लेना है। एक वचन का प्रयोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे एक वचन में, ठीक है, जहां एक वचन का एक वचन का अगर ईएस की बात करेंगे तो जहां पर ये वर्ब क्रिया के पीछे एस एस ओ एस एच एक्स एस एच एस ई एच जो भी है, ठीक है, ये वाले वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी वर्ड के पीछे क्रिया के पीछे अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो उसी जगह अपन लोग एस का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा जो भी शब्द हो उसके पीछे हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ये, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो बात होगी। अब इसके अपन लोग फॉर्मूला तो आप आराम से बन गया होगा कि भाई ये बहुवचन है तो ये बहुवचन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, यहाँ पर एक वचन है तो एक वचन प्लस एक वचन क्या सब्जेक्ट हो गया, एक वचन हो गया जो भी है, ठीक है, उसके साथ ऐसे ईएस का प्रयोग करेंगे, ऐसे ईएस की स्थिति ये है। क्लियर हो गया, ये तो बात कर ली हम लोगों ने कि भाई एक वचन बहुवचन में की स्थिति में ऐसे ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि एक बार सेंटेंस और एक वचन बहुवचन पढ़ने के बाद आपको बार बार अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंटेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप इसी के अंदर एक हेडिंग डाल सकते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी में बोले तो वाक्य। तो सेंटेंस को पहले अपन को पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आपको टेंस में तीनों अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से, एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया, इंटरोगेटिव, और तीसरा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है जिसमें भाव, सेंटेंस का भाव क्या होगा, सकारात्मक होगा, राम स्कूल जाता है, तो ये क्या सिंपल सी बात कर रहा है। और अगर ना इंटरोगेटिव की बात करेंगे, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्या राम स्कूल जाता है, तो इसका अगर हिंदी वर्ड भी बता देता हूं आपको, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, क्या राम घर जाता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव वाक्य है। अगर वो मना कर रहे हैं कि भाई राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम स्कूल नहीं जाता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नकारात्मक वाक्य।
तो अब आपको वाक्य की पहचान भी करनी होनी है, ठीक है। तो देखिए अगर पॉजिटिव वाक्य की बात करें, जो हम लोगों ने एक वचन और बहुवचन के एग्जाम्पल लिए हैं, वो क्या है, एक पॉजिटिव वाक्य। भाई राम स्कूल जाता है, राम घर जाता है, राम और श्याम घर जाते हैं, तो ये क्या सकारात्मक वाक्य की होगी। हम लोग वाक्य का भी यूज करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अब हेल्पिंग वर्ब आर्जिकल अपन यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को साथ लेके चलेंगे, जो हम लोगों ने एक वचन और बहुवचन वाले पढ़े हैं कि राम घर जाता है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसको साथ लेते हुए इंटरोगेटिव के साथ ऐड करेंगे। अभी देखते हैं। सेंटेंस 3 टाइप के हो गए। अब आपको हर क्वेश्चन में तीन कम से कम 3, मुख्य रूप से कम 3 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद मिक्सर भी बनते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो 3 है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर बात करें कि भाई अब इसी टेंस को किसको बात कर रहे हैं हम लोग, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के रूप में क्या लगेगा, क्या लगेगी, वर्ब लगेगी डू या डज, ये है वर्ब। आप साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं। तो वर्ब की बात करेंगे तो इसमें क्या भाई वर्ब लगेगी तो डू और डज लगेगी। हम लोगों ने ऐसे एस की भी बात कर ली, तो अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये सारे वर्ब है, वो भी डाल दो ये भी डाल दो। नहीं, देखो ये ऐसे एस की स्थिति मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी। अब मैं डू डज की स्थिति बात करूंगा, ठीक है। अगर सेंटेंस एक वचन का हो, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लगेगा, डज। अब बताऊंगा डज कहां लगेगा, लेकिन आपको पहले बता दो, ठीक है। अगर सेंटेंस बहुवचन का हो तो मतलब डू लगेगा, ठीक है। जब अपन डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ लगेगी, क्लियर हो गया। जब हम लोग एक वचन में होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, जब डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में। बहुवचन का प्रयोग होगा मतलब डू का प्रयोग होगा, डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई डज का प्रयोग कहां करेंगे। डज का प्रयोग प्रश्नवाचक क्वेश्चन, मैंने आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए, पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग पॉजिटिव वाले, तो हम लोगों ने जो एक वचन बहुवचन वाले किए वो पॉजिटिव थे, लेकिन प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में हमेशा ध्यान रखना है डू और डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, क्लियर हो गया। मतलब प्रश्नवाचक जहां इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए उसमें डू और डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, क्लियर हो गया। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में एस का प्रयोग करेंगे, क्लियर रखना हमको। पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पर एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नवाचक क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न वाले क्वेश्चन में हम लोग एस डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव वाले भी बात करेंगे हम लोग अभी प्रश्नवाचक। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग पॉजिटिव को साथ लेके चलेंगे, तीनों सेंटेंस को। हम लोगों ने पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था, एक सिंपल सा वाक्य अपने साथ लेके चलते हैं, जैसे राम घर जाता। हम लोगों ने क्या पढ़ा ये पॉजिटिव में, इसका आंसर क्या बनाया था हम लोगों ने कि राम गोज टू होम, ठीक है। ये तो बात हो गई। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको मैंने अलग से इसलिए नहीं बताया कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, भाई राम घर जाता है, सिंपल सी बात है। अगर इस सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, क्या राम घर जाता है। अब सेंटेंस क्या हो गया, क्या राम घर जाता है। तो क्या राम घर जाने की बात हो रही है अगर, तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, डू डज का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो डू डज में से यहां क्या लगेगा, राम एक वचन है तो मैं क्या प्रयोग करूंगा, किसी अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डू डज में से किसका प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ मैंने आपको बताया डू का डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसा है, एक वचन का है, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर लगा दो,
इसका फॉर्मूला बता दो, आप बोलो तो पहले इसका फॉर्मूला प्रश्नवाचक। देखे इन तीनों का, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा? एस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बात हो गई, ये हो गई पॉजिटिव। अगर इसके प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो या तो डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी डू डज के साथ सब्जेक्ट बाद में लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका होगा? प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाएंगे ये, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज लेंगे, डू या डज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये? तो ये बात हो गई डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया, सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन होगा तो हम लोग क्या नाम है, डू डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस एक वचन है तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? डज का प्रयोग करूँ, तो डज। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट है तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जाना क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ गो ही लगाओ। गो क्यों लगाओ आपको मैंने बताया है, ठीक है, ये रूल्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गो टू होम। तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक क्लियर हो गया ना आपके दिमाग में कि पॉजिटिव सेंटेंस में ये सिस्टम रहेगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या राम घर जाता है तो डज राम गो टू होम, डज राम या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गई प्रश्नवाचक क्वेश्चन की बात, ठीक है। इसमें हम लोग बहुवचन वाला बना के देखते हैं, क्योंकि ये तो एक वचन की बात कर ली कि भाई सर ने तो एक ही बताया, तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ। अगर बहुवचन वाले सेंटेंस की बात करें तो देखिए, अभी हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, अब इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए साथ साथ चल रहे हैं। अब जैसे नेगेटिव में आएंगे तो सब साथ ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए ये बात हो गई क्या राम घर जाता है। अब देख लेते हैं कि वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, एक वचन है या बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन की चीजें मैंने बताई है कि भाई ऐसे एस का प्रयोग एक वचन के साथ करेंगे, बहुवचन के साथ कोई ऐसे एस का प्रयोग नहीं करके ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो दे को मैं क्या लिखूं? वे को क्या लिखूं? दे फर्स्ट फॉर्म आगे गो टू स्कूल। क्लियर हो गया? ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस वो ये स्कूल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इंटरोगेटिव की भी बात की, तो इंटरोगेटिव में क्या आएगा? मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। क्या वे स्कूल जाते हैं? यही हुआ ना प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी तो ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात होगी, वे स्कूल जाते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वे स्कूल जाते हैं, तो क्या का मतलब क्या होगा? इसका मैंने क्या बताया आपको? डू डज का प्रयोग सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका फॉर्मूला यही है। लेकिन ये मैंने एक वचन बताया था, ये बहुवचन वाला सिस्टम बता रहा हूँ। दोनों के मैंने रूल्स बता दिया आपको। तो डू डज में से क्या यूज करूंगा? बहुवचन है ये, तो क्या यूज करूंगा? डू। डू दे गो टू स्कूल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा भाई पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे लेके चलना है, और नेगेटिव एक वचन का भी ध्यान, एक वचन बहुवचन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, वो साथ में अप्लाई करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में एक वचन बहुवचन को कैसे काम लेना है, फिर डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक और नेगेटिव में कैसे होता है, उसके बारे में बात करें। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव की बात करें, मैं यहाँ इनको काम में लेने वाला हूं। फिर से एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब तीसरे प्रकार का सेंटेंस की बात करें, डू डज का, यहाँ मैं पूरा वापस लिख लेता हूं।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं अपन सेंटेंस को एक एक करके, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव इसी में कैसे बनता है हम लोग उसी को साथ लेते हैं। अब आ जाएगा नेगेटिव, आप हेडिंग डाल दीजिए बोली नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डज का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन डू डज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला उसका, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ अपन लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वो बाकी वही की वही चीजें, डू डज सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने आपको पहले ही बताया, जहां डू डज का प्रयोग होगा वहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। नॉट का प्रयोग पर ध्यान देना है, डू डज का प्रयोग कहाँ होता है क्या नहीं, प्रश्नवाचक में कहाँ होता है और नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ होता है, क्लियर हो गया। तो अब मैं इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बना, आपको नियम तो बता दिए भाई, सब्जेक्ट के साथ डू डज का होगा, डू डज अगर एक वचन होगा तो डज होगा, बहुवचन होगा तो डू होगा, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। अभी मैं इसी को सेंटेंस को बात कर लेता हूं कि राम घर नहीं चाहता है, तो ये क्या नेगेटिव बात कर रहा, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, नेगेटिव का, ठीक है। तो देखो राम एक वचन हो गया, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, एक वचन के साथ अपन लोग अब नेगेटिव कर रहे हैं तो डू डज में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक वचन के साथ मैंने आपको बताया डू या डज लगेगा, एक वचन के साथ डज लगेगा, बहुवचन के साथ डू लगेगा। तो राम डज, डज क्या लगेगा, नॉट, बस ये ध्यान रखना आपको। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज नॉट गो टू होम, ये मैंने 1 से 3 बना के बता दी, आपको समझ में आ गया। यहाँ अगर बहुवचन हो जाता वे स्कूल जाते हैं, तो दे डू नॉट, वे स्कूल नहीं जाते, वे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये सेंटेंस बन जाता। अगर इसकी जगह और होता है तो आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुझे, क्लियर हो गया। ये राम घर नहीं जाता है, तो ये हो गया राम डज नॉट गो टू स्कूल। सबके मैंने रूल्स बताए आपको, एक पन्ने पर सारे जो रूल्स बताए वो सब के सब मुझे बताने, क्लियर हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ एक वचन का यूज करना है, कहाँ बहुवचन का। अगर ये इसी का डज का प्रयोग कहाँ होता है, अगर डू की जगह अगर यहाँ लिखा होता है वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। प्रश्नवाचक कैसे बनाने, आपको सेंटेंस हमेशा तीनों साथ रखने हैं। अगर ये सिंपल बनाना आना तो प्रश्नवाचक कैसे बनता है, फिर उसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, ये मैंने सारे नियम बता दिए। अब आने वाले टेंस में हम लोग ये एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर तीनों, लेकिन सबके नियम अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक वचन बहुवचन के बारे में बता दिया आपको, और डू डज का है तो ये इसी की है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं एक और सेंटेंस करवा लेता हूं तीनों साथ में। जैसे देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये तो हो गया। ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब इसका इंग्लिश बनाओ, मैं इसका एक और बना देता हूं साथ में, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तीनों को बनाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है, स्क्रीन को रोक के आप कोशिश कीजिए अपने आप से, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार तो क्या हो गया, ही, ठीक है। पढ़ना क्या हो गया, रीड हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन है तो ऐसे ये इसमें से क्या लगेगा, जो मैंने आपको SSCH O उसमें से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, एस लगेगा। एस क्यों लगेगा, एस वाले नियम पढ़िए आप, जैसे मैंने बताया कि किसी क्रिया के पीछे SH SS SO X, ठीक है, इस टाइप के कुछ वर्ड मिले तो यहाँ D है, तो इसका मतलब ऐसा, तब मैंने कुछ बताया नहीं, तो क्या लगेगा, एस। ही रीड्स ए बुक, क्लियर हो गया। ये वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक, क्लियर हो गया।
ये हो गई प्रश्नवाचक की बात, सकारात्मक। ऐसे ये इसके नियम पढ़ो आप वापिस, ठीक है। ये मैं इसका अगर प्रश्नवाचक पूछूं तो प्रश्नवाचक में मैंने आपको बताए हैं कि भाई डू डेज का प्रयोग प्रश्नवाचक और नेगेटिव में डू डेज का, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली एस का प्रयोग करेंगे, और डू या डज का प्रयोग करेंगे वहां एस का नहीं प्रयोग करेंगे, डू या डज करेंगे। एक वचन होगा तो डज, बहुवचन होगा तो डू। तो देखो इसमें डू डज में सबसे पहले क्या आएगा, वो पुस्तक पढ़ रहा है तो मतलब क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि एक वचन है डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, डज ही रीड्स लगाऊं या रीड लगाऊं, रीड लगाऊं, क्योंकि ऐसे एस का प्रयोग अपन लोग प्रश्नवाचक और नेगेटिव में प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। रीड ए बुक, क्लियर हो गया ये। अब ये प्रश्न ऐसे कैसे नेगेटिव भी बनाइए, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, ही डज हो गया। डज के साथ मैंने क्या बताया, नॉट। डू या डज के साथ क्या, नॉट, एक वचन है इसलिए मैंने डज प्रयोग किया है। डज नॉट गो टू सॉरी रीड ए बुक। क्लियर हो गया, ये हो गया सिंपल से सेंटेंस, मैंने आपको बता दिया। अब लोग आप आराम से टेंस को, प्रेजेंट टेंस को आराम से समझ गए, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात किया आज हम लोगों ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं ये आपको आराम से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो आपको घर पे करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से ही आपके किस प्रकार के सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो अब मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगा घर पे के लिए। चलो ऐसा करो 2 सेंटेंस दे देता हूं, ठीक है, उसके 3-3 बना के भी देना मेरे को। बालक खेलता है, ठीक है। इसके 3 बनाने हैं, बालक खेल खेलता है, दूसरा क्या होगा, क्या बालक खेल खेलता है, तीसरा क्या होगा, बालक खेल नहीं खेलता है, ठीक है। ये 3 हो गए। इस पर दूसरा कौन सा है, इसके 3 बनाने हैं आपको। सुरेश और राकेश फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर हो गया, बालक खेल खेलता है, इसके 3 बनाने, प्रश्नवाचक मतलब है ना, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। सुरेश, और आपको ध्यान रखना है ऐसे यस का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। मैंने सारा वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक स्टार्टिंग वाली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुरेश और राकेश फुटबॉल खेलते हैं, क्लियर हो गया। इसके 3 कैसे बनेंगे, सुरेश और राकेश फुटबॉल खेलते हैं। एक तो ये बन गया, क्या सुरेश और राकेश फुटबॉल खेलते हैं, सुरेश और राकेश फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये तीनों मैंने बता दिए, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। और जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं वो आप व्हाट्सएप में अपने लिख के मेरे को फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। दोस्तों आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आपको पता ही है सबको, वहां पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो प्लीज आप बताइए, ठीक है दोस्तों।